हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था कि कुछ नाभिक जिनके चक्रण मान अशून्य होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपना रेजोनेंस बताते हैं और उसी सिग्नल को हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने कहा था कि जिन नाभिकों में आई का मान 1/2, 3/2 समथिंग लाइक दैट होता है वो 2i+1 अवस्थाओं में अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित कर लेते हैं। कल कुछ बच्चों ने डाउट पूछा कि ये -1/2 कहाँ से आ गया एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए। तो मैं आप सभी की जिज्ञासा पूरी करता हूँ कि 1/2 तो नाभिक का चक्रण संख्या है, ये हमेशा पूर्णांक होती है, और ये 2i+1 विभिन्न अवस्थाओं में व्यवस्थित होता है और हर प्रत्येक दिशा की ऊर्जा अलग अलग होती है। तो 2i+1 का मान 2 हो जाएगा यदि i का मान 1/2 है तो। ओके, अब ये दो जो मान हैं वो IZ से इनको इंगित करते हैं। IZ = +i से -i। तो IZ का मतलब ये है कि Z दिशा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो Z दिशा मानी जाती है। तो I = 1/2 का वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष दो दिशा रखेगा, एक का मान +½ होगा और दूसरे का -½ होगा। तो इनफैक्ट ये जो माइनस वैल्यू है ये उसके ओरिएंटेशन की डायरेक्शन को बताती है जिसके प्रति वो ओरिएंट हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। यदि I = 1 होता किसी भी न्यूक्लियस का तो उसकी 2i+1 के अनुसार 3 संभावित ओरिएंटेशंस होते और जिनके मान +1 से -1 अर्थात +1, 0 और -1 होते। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू why negative sign has surfaced here. नेगेटिव साइन केवल उसका कंपोनेंट है, उसका घटक है, I का घटक है जिसको IZ से लिखा गया है। ओके, इट शुड बी क्लियर नाउ। आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए। नाम है रासायनिक श्रुति अर्थात केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट कहाँ से हुआ, क्या इसका ओरिजिन है, हम आपको बताते हैं। पहले इसको समझते हैं क्या है ये, कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करते हैं तथा उनका भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। हाँ, you know that there are some electron or at least one electron around a nucleus. Even an isolated hydrogen atom has got one electron around it. तो अतः तथा इनका भी एक चुंबकीय आघूर्ण होता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो possesses some magnetic field, ये आप जानते होंगे। तथा यह जो चुंबकीय आघूर्ण है इलेक्ट्रॉन का, यह आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। The induced magnetic field of the electron is in the opposite direction to the applied magnetic field. इस कारण से नाभिक पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, जो इंटेंसिटी है, वो घट जाती है। So the effective magnetic field around the nucleus decreases because electron has opposed that magnetic field which we have applied. तो इस प्रकार से H इफेक्टिव का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रभावी रूप से हमारे नाभिक पर लग रहा है वो हो जाएगा S0 माइनस H इंड्यूस्ड। ये देखिए, ये S0 वही है जो हमने अप्लाइड फील्ड किया है और H इंड्यूस्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आसपास के इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप हुआ, जो उसका विरोध कर रहा था। तो इसलिए अब ये H इंड्यूस्ड है, दिस इज इटसेल्फ प्रोपोर्शनल टू S0, अर्थात जो अप्लाइड फील्ड है जितना ज़्यादा लगाओगे वही इंड्यूस्ड फील्ड उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा। इसको प्रेरित हिंदी में लिख दिया गया है, H प्रेरित = σH0।
यहाँ सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसको हम परिरक्षण स्थिरांक अर्थात शील्डिंग कांस्टेंट कहेंगे। तो इसलिए इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो नाभिक पर या न्यूक्लियस पर जो लगेगा वो घट करके हो जाएगा H0 माइनस सिग्मा H0, अर्थात H0 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस सिग्मा हो गया। तो क्योंकि सिग्मा की वैल्यू एक से देखिए ज़्यादा ही होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, इसलिए इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड H0 से कम ही मिलेगा। तो जो हमारी समीकरण थी जो कल हमने आपको बताया था, न्यू इज इक्वल टू गामा H0 अपॉन 2 पाई, तब थी जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉनों का विरोध नहीं था। अब ये रिड्यूस होकर के इस तरह से हो जाएगी, मॉडिफाई होकर के न्यू का मतलब है द फ्रीक्वेंसी एट विच द न्यूक्लियस विल अंडरगो रेजोनेंस, वो मॉडिफाई हो जाएगी गामा H0 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 पाई। इक्वेशन 2 से इसको दिखा दिया है। हम इसको अब डील करेंगे बिकॉज हम जानते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि नाभिक कभी भी आइसोलेटेड स्टेट में नहीं मिलता। कम से कम इलेक्ट्रॉन एक तो कुछ तो होगा, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, और यदि कंपाउंड की अवस्था है तब तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए हमारे पास ये है जो मतलब का समीकरण है, तो ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। इस प्रकार परिरीक्षित नाभिक कम आवृत्ति के विकिरणों को अवशोषित करेगा। दैट मीन्स द न्यूक्लियस विल एब्जॉर्ब RF रेडिएशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होते हैं जो 90 मेगाहर्ट्ज जो कल हमने आपको बताया था उसके रेंज में रहते हैं। तो नाभिक द न्यूक्लियस विल एब्जॉर्ब रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ लेसर the nucleus will absorb radio waves of lesser frequency than what was proposed earlier, which was 90 megahertz for 2.11 टेस्ला। ओके, अब हमारे पास ये प्रॉब्लम हो गई, क्या करें कि क्योंकि हमारे पास जो मशीन है वो तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की है, 90 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज के लिए जो भी आपके पास है। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतया विकिरणों की आवृत्ति फिक्स रहती है 90 मेगाहर्ट्ज से, तो वही रहेगी। अतः परिरक्षित नाभिक को इस आवृत्ति पर अनुनाद दर्शाने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हम चाहते हैं कि अभी भी 1 माइनस गामा वाले समीकरण को लेते हुए हम चाहते हैं कि न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो 90 मेगाहर्ट्ज ही होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की मशीन आई है NMR की। अब ऐसा तो है नहीं कि कभी फ्रीक्वेंसी कुछ हो तो उसको बदल के कुछ फ्रीक्वेंसी की मशीन आ जाए, कभी कुछ हो। तो व्हाट वी डू वन थिंग, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन 90 मेगाहर्ट्ज ही रखेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम धीरे धीरे चेंज करते जाते हैं, ताकि जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड 90 मेगाहर्ट्ज हो, उस H0 पर वो रेजोनेंस बता देगा। H0 का मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर बता देगा। छोटे से उदाहरण से आपको समझाते हैं। उदाहरणतया मिथाइल अल्कोहल में CH3OH में आप जानते हो OH बंध का हाइड्रोजन है और कार्बन से बंधा हुआ हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप जानते हैं कि कार्बन 12 यदि है, कार्बन 12 तो वैसे ही NMR स्पेक्ट्रम नहीं देता, ना ही ऑक्सीजन 16 देता है, और जो आपका NMR स्पेक्ट्रम है वो PMR है, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इसे बोलते हैं, जिसको प्रोटॉन का मतलब है 1H1। तो हमारे पास जो मशीन है वो अभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह का हाइड्रोजन है भाई। एक तो वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और 3 हाइड्रोजन वो जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अब आप देखते हैं कि OH बंध का हाइड्रोजन कम परिरक्षित है। परिरक्षित का मतलब शील्डेड। यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि OH का हाइड्रोजन कम परिरक्षित है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। तो OH जो बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो OH बॉन्ड में हाइड्रोजन के इर्द गिर्द तो इलेक्ट्रॉन लगभग खत्म सा ही हो गया। इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, इट विल हैव नो इलेक्ट्रॉन टू शील्ड इट।
तो ये डीशिल्डेड हो गया हाइड्रोजन OH का, अर्थात इसके लिए सिग्मा की वैल्यू काफ़ी कम होगी, ये जो समीकरण इक्वेशन 2 में हम बता रहे हैं। अब जब सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आपको 90 हर्ट्ज ही चाहिए। अब दूसरी तरफ कार्बन का भी साथ साथ देख लेते हैं। कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन के इतने नज़दीक नहीं है, अर्थात हाइड्रोजन ने भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले रखा है। तो इसका मतलब है CH3 के जो प्रोटॉन है, CH3 के जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षित या शील्डेड रहेंगे। शील्डेड रहेंगे तो सिग्मा की वैल्यू उनके लिए ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो 1 माइनस सिग्मा कम हो जाएगा। 1 माइनस सिग्मा कम होने का मतलब है यदि न्यू आप 90 मेगाहर्ट्ज ही चाहते हो, 1 माइनस सिग्मा कम हो गया तो H0 की वैल्यू अब आपको ज़्यादा देनी होगी ताकि वो 90 मेगाहर्ट्ज पर ही रेजोनेंस बताए। ओके, तो निष्कर्ष क्या निकला? यदि हम सिंपल सा केस लें CH3OH का, तो CH3 के जो प्रोटॉन हैं वो ज़्यादा H0 अर्थात अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर रेजोनेंस बताएंगे उसी 90 मेगाहर्ट्ज पर। आर यू गेटिंग दिस? CH3 के प्रोटॉन, repeat, I am repeating it, the protons of CH3 group which are more shielded by the electrons, they will undergo resonance at higher applied field because for them 1 minus sigma जो term है it has decreased to a significant extent, whereas the proton of OH group will undergo resonance at lesser at lower magnetic field for the same frequency 90 megahertz. Why less magnetic field? Because for them 1 minus sigma is more. तो 1 माइनस सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा तो H0 को कम करना ही होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख ही रहे हो कि OH का जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन 1H1, और इधर CH3 के जो प्रोटॉन है, वेरी सिंपल, ये OH का प्रोटॉन है, ये कम मैग्नेटिक फील्ड इस पर ही रेजोनेंस बता रहा है, जबकि CH3 के जो प्रोटॉन है क्योंकि ये ज़्यादा शील्डेड है वो तुम्हें ज़्यादा मैग्नेट H0 पर रेजोनेंस बताएंगे। तो इस तरह से हमें दो सिग्नल मिलेंगे, एक सिग्नल OH के प्रोटॉन का है और दूसरा सिग्नल CH3 के 3 प्रोटॉन्स का है। ओके, और इनके बीच में जो अंतर है, ये अंतर जो है, इस अंतर को हम डेल्टा या केमिकल शिफ्ट्स कहेंगे, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में जब हमने ये यहाँ पर अप्लाइड फील्ड थोड़ा सा चेंज हो गया है, 2.3487 टेस्ला लगाया गया था, क्योंकि ये फील्ड निर्भर करेगा कि आपकी जो मशीन है वो 90 मेगाहर्ट्ज की है, 100 मेगाहर्ट्ज की है। यदि 100 मेगाहर्ट्ज की ली होगी तो उसमें ज़्यादा फील्ड से रेजोनेंस बता रहा है, तो दैट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू। यदि 2.3487 टेस्ला अप्लाइड फील्ड लगाते हैं, मेरा मतलब 2.3487 के स्कैनिंग की वजह से थोड़ा कम से शुरुआत कर सकते हो, 2.31 से शुरुआत कर सकते हैं और उसके आसपास पहले OH, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो OH का प्रोटॉन पहले रेजोनेंस दिखा देगा और CH3 के 3 प्रोटॉन बाद में रेजोनेंस बताएंगे और उसको हम डेल्टा से लिखेंगे। और इसकी जो वैल्यू है 3.26 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, माइक्रो टेस्ला जिसे बोल सकते हैं, 3.26 माइक्रो टेस्ला, उसके बराबर पाई गई। यदि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई होता तो ये डेल्टा वैल्यू ज़्यादा हो जाती। तो उसको इस प्रॉब्लम को बचने के लिए भी हमारे पास एक उपाय है जो हम आगे बताएंगे। ये अब इस डेल्टा को ppm में व्यक्त करते हैं, इसी वजह से जो मैं अभी प्रॉब्लम बता रहा था कि इस 3.26 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला जो अंतर है वो तब है जब 2.3487 टेस्ला इस पे अप्लाइड फील्ड लगाया गया था। और उसका रेशियो को हम लेते हैं और इंटू 10⁻6 इसलिए कर दिया क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, तो ये ppm में आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन में ये वैल्यू आ जाएगी, ये 1.39 ppm हो जाएगा। इस ppm को व्यक्त करने का फ़ायदा ये है
कि यदि हम सपोज मैग्नेटिक फील्ड इसका दुगना अप्लाइड होता, 2.3487 टेस्ला से दुगना अर्थात 4.696 समथिंग अप्लाई करते, ये दुगना अप्लाई होता तो डेल्टा की वैल्यू भी दुगनी हो जाती। जो आप 3.26 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला इसमें देख रहे थे केमिकल शिफ्ट, अब वही बढ़ करके 6.52 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाती। तो रेशियो वही आता, डेल्टा की वैल्यू जो सेपरेशन है डिवाइड बाई अप्लाइड फील्ड इंटू 10⁻6 से वही 1.39 ppm होता। दैट इज वाई डेल्टा इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ppm, so that this value does not depend on the applied field. If the applied field is less, that separation will also be correspondingly less. If delta value is greater, then the separation between the two signal will also be correspondingly higher, so that the ratio will remain same. तो ये 1.39 ppm जो वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी फिक्स रहेगी चाहे कोई भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो, और यही यहाँ पे लिखा गया है कि यह मान लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। तो ये मैं जो कह रहा था कि भाई इस परेशानी से हम इस तरह से बचते हैं कि डेल्टा को एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेकर के उसके पीपीएम में लेते हैं। पीपीएम इसलिए क्योंकि वैल्यू काफ़ी कम होती है तो परसेंटेज की बजाय पीपीएम लेते हैं। तो अब हम यहाँ से केमिकल शिफ्ट की डेफिनीशन निकालते हैं। केमिकल शिफ्ट की डेफिनीशन ये बनती है कि एनएमआर स्पेक्ट्रमी में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में इसलिए क्योंकि OH के प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग था और CH3 के प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग था। ओके, तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में किसी उपयुक्त यौगिक से, ये उपयुक्त यौगिक आगे बताया जाएगा, TMS होता है, किसी उपयुक्त यौगिक से नाभिकों के अनुनाद संकेतों का पृथक्कीकरण रासायनिक श्रुति कहलाता है। इसे प्राय डेल्टा से दर्शाया जाता है तथा इसका मापन ppm में किया जाता है। ओके, सिंस दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन, आई विल टेल यू इन इंग्लिश ऑल्सो। हाँ भाई, so chemical shift is defined as, in NMR, chemical shift is defined as the shift in resonance signal from a reference nucleus when this nucleus means the given nucleus, for example 1H1 shows absorption at different applied magnetic field due to change in electronic environment. This is the definition of chemical shift. केमिकल एनवायरनमेंट के कारण से जो अंतर आया है उसको हम केमिकल शिफ्ट से कहेंगे। अब देखिए ये जो 1.39 अभी हमने 1.39 अभी जो हमने आपको निकाल के बताया था वो तब था, वो OH और CH3 के प्रोटॉनों के बीच का अंतर था। सपोज OH ग्रुप नहीं होता या CH3 ग्रुप नहीं होता, तब हम क्या करते, उस केस में केमिकल शिफ्ट एक्चुअली किसी एक संदर्भ नाभिक के प्रति ली जाती है और उस संदर्भ नाभिक वो है अक्सर TMS टेट्रामिथाइलसिलेन का अणु लिया जाता है। टेट्रामिथाइलसिलेन के प्रोटॉनों से हम रेफरेंस लेते हुए सभी प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट या रासायनिक श्रुति ज्ञात करते हैं। ओके, वो मैंने यहाँ पे लिखा रखा है कि रासायनिक श्रुति को एक संदर्भ यौगिक द्वारा मापा जाता है। संदर्भ यौगिक के रूप में प्राय TMS, फुल फॉर्म इज टेट्रामिथाइलसिलेन CH3 सिलिकॉन, ये फॉर्मूला है इसका, लिया जाता है। TMS के लिए डेल्टा का मान 0 लिया जाता है। ये 0 क्यों लिया जाता है ये भी आप समझ जाएंगे। और TMS को संदर्भ यौगिक के रूप में लेने के निम्न लाभ हैं। पहला, हाँ भाई, सो TMS that is tetramethyl is used as a reference for measuring the chemical shift for all types of protons in the compound, and the reason why only TMS is taken as a reference compound,
सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं। नंबर 1, इसमें 12 तुल्य प्रोटॉन होते हैं, जिसके कारण तीव्र संकेत प्राप्त होते हैं। अतः टीएमएस की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। पहला अंतर तो ये है, पहला तो रीज़न ये है कि इन टीएमएस देयर आर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन से? जो हर CH3 में 3 प्रोटॉन है, 4 CH3 में 12 प्रोटॉन हो जाएंगे, एंड दे आर इक्विवेलेंट, वो एक जैसे होते हैं। अतः सो a very little amount of TMS is sufficient to have in the sample। हाँ, मैं थोड़ा सा ये तुल्य प्रोटॉन के बारे में यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं रहे। यहाँ पर आपने देखा होगा CH3 की पीक, CH3 के प्रोटॉन की पीक OH के प्रोटॉन की पीक से अधिक है, ऊंची है। इनफैक्ट इसका जो एरिया है वो 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न इज OH में एक ही प्रोटॉन है और CH3 में 3 प्रोटॉन है, तो इसलिए जो CH3 का सिग्नल वो तीव्र होगा और इसकी जो क्षेत्रफल होगा इस सिग्नल का वो 3 गुना ज़्यादा होगा। इसलिए जितने ज़्यादा तुल्य प्रोटॉन होते हैं उतना ही शार्प आपका NMR सिग्नल मिलता है। इसलिए CH3 का सिग्नल OH के सिग्नल से 3 गुना ज़्यादा तीव्र होगा। यहाँ पर तो 12 तुल्य प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी तीव्र होता है। तो थोड़ी सी भी मात्रा भी लेते हैं तो वो भी आपको डिटेक्ट हो जाता है वो सिग्नल आराम से। तो पहला पॉइंट का मीनिंग तो यही था कि सूक्ष्म मात्रा क्यों जरूरी होती है। इंग्लिश में बता देता हूँ, इट कंटेन्स 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। These 12 protons are coming from CH3 groups, 4 CH3 groups, so that a very sharp, very intense signal of TMS is obtained, and a little amount of TMS is sufficient to take the NMR spectrum. सेकेंड जो फायदा है TMS को लेने का, सभी प्रोटॉन किसी भी ज्ञात यौगिक की अपेक्षा अधिक परिरक्षित रहते हैं। ये आप समझ गए होंगे, CH3 ग्रुप का अभी डिस्कस कर रहे थे मिथाइल अल्कोहल में। ऑल द प्रोटॉन्स इन tetramethyl आर मोर शील्डेड देन अदर प्रोटॉन्स ऑफ एनी अदर कंपाउंड। अतः कार्बनिक प्रोटोनों की अपेक्षा यह अधिक क्षेत्र पर संकेत देता है। Therefore, the TMS signal is obtained at high applied magnetic field compared to all the protons in the compound। अतः इसकी पहचान करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा शील्डेड है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पर रेजोनेंस बताएगा, तो इसकी पहचान भी आसान होती है कि भाई जो लास्ट में पीक है वही TMS की है। तथा इसके लिए डेल्टा का मान 0 हम रख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट में राइट हैंड साइड में मिलेगा, उसको 0 ले लिया है, डेल्टा स्केल पर उसको 0 है। यहाँ पर मैं एक नोट मैंने इंसर्ट किया है कि इस कारण जिस नाभिक का डेल्टा मान अधिक होगा वह नाभिक उतना कम परिरक्षित होगा तथा कम चुंबकीय क्षेत्र पर ही अनुनाद देगा। अब देखिए, क्योंकि TMS का इसकी यदि यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा TMS डाल दिया जाता तो TMS का जो क्योंकि वो तो इससे भी मिथाइल अल्कोहल के जितने भी प्रोटॉन हैं, चाहे वो CH3 हो चाहे OH हो, उससे ज़्यादा शील्डेड होते TMS के, तो वो कहीं इधर राइट हैंड साइड में आता, बिल्कुल लास्ट में आता। तो यहाँ पर इसका आता, यदि इसमें TMS भी इंक्लूड करते तो उसको हमने 0 ले लिया, सपोज यहाँ 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मिथाइल के जो प्रोटॉन हैं 3, उसका डेल्टा वैल्यू ये होगा, सपोज ये 3 है या 4 है, और OH का जो ये है, OH का डेल्टा वैल्यू ये यहाँ से इधर होगा। तो ऑब्वियसली TMS से तो के सिग्नल से तो OH सिग्नल दूर है, तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी। तो निष्कर्ष ये हुआ कि जिसके लिए डेल्टा वैल्यू जितना ज़्यादा होगी वो प्रोटॉन उतना ही ज़्यादा डी शील्डेड होगा, और जिसके लिए डेल्टा वैल्यू
जितनी कम होगी वो उतना शील्डेड होगा। शील्डेड का मतलब परिरक्षित, और डीशील्ड का मतलब विपरिरक्षित। OH का प्रोटॉन ज्यादा विपरिरक्षित है, जबकि CH3 का प्रोटॉन कम परिरक्षित है। उल्टा बोल गया मैं, OH का प्रोटॉन विपरिरक्षित है और CH3 का जो प्रोटॉन है वो अधिक परिरक्षित है। जितना राइट हैंड साइड में अधिक है उतना ही ज्यादा शील्डेड है। थोड़ा सा याद करने के हिसाब से, जितना कोई ज्यादा राइट हैंड साइड में उतना ही ज्यादा परिरक्षित है, शील्डेड है, और डेल्टा की वैल्यू उतनी ही कम है। दिस इज फाइनल, कंफ्यूज मत होना भाई। जितना राइट हैंड साइड में है उतना ही ज्यादा शील्डेड है, उतना ही डेल्टा वैल्यू कम है। TMS सबसे ज्यादा शील्डेड है, उसकी डेल्टा वैल्यू 0 है। ओके, नाउ तो ये दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, इसी हिसाब से नोट भी डाला गया इसी पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, क्यों इसको लिया जाता है, ये वाष्पशील होता है तथा आसानी से पृथक किया जा सकता है। इट इज ए वोलेटाइल, TMS इज वोलेटाइल, सो इट कैन बी सेपरेटेड वेरी इजीली फ्रॉम द सैंपल। क्योंकि देखिए सैंपल के अंदर आपने ये एक्सटर्नल रेफरेंस के रूप में डाला है तो इसको हटाना तो पड़ेगा ही, तो ये इवोपरेट हो जाएगा, थोड़ी सी मात्रा काफ़ी है। चौथा जो फायदा है इसका ये है कि यह अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है, तो मिक्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और पांचवा जो फायदा है TMS को लेने का, यह अधिकांश कार्बनिक यौगिकों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता, क्योंकि रेफरेंस कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो केवल आपको डिटेक्शन में फायदा दे, रिएक्शन ना करे। तो TMS does not react with most of the organic compounds, so there is no problem in taking it as the internal reference compound. एक छोटा सा पॉइंट ये है कि TMS D2 में अविलेय होता है। अतः जल में विलेय यौगिकों के लिए एक अन्य संदर्भ यौगिक जिसे DSS कहते हैं वो लिया जा सकता है, ये लेकिन बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। सो आज के लिए इतना ही बता रहे हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, यू हैव फॉलोड दिस। वी विल कंटिन्यू दिस ऑन मंडे और ऑन नेक्स्ट डे निर्मल। सो गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ओके, थैंक यू।